हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें चैप्टर नंबर 13 चल रहा था, यानी कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, और इसकी इकाई कौन सी थी? इकाई 1 थी सेकंड बुक की, ठीक है, जिसका नाम था प्रकाशिकी। वही चल रहा है, जिसमें चैप्टर है। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। 2 लेक्चर हो चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई ना, अगर देखा हो तो आप वीडियो जब खत्म हो जाए या फिर अभी अगर आपको देखना है तो पहले आप वो देख सकते हैं, जाके प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिए, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है? गोली दर्पण के लिए UVF में संबंध। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे अवतल दर्पण की, फिर उत्तल दर्पण की। ठीक है, तो आज हम अवतल दर्पण के लिए पहले सिद्ध करेंगे, उसके बाद उत्तल दर्पण के लिए करेंगे, और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है रेखीय आवर्धन, उसे पढ़ के ये प्रकाश का परावर्तन से जो भी आता है वो सब क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें अपवर्तन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले गोली दर्पण के लिए UVF में संबंध। अच्छा, U क्या है, V क्या है, F क्या है, भी आगे आपको सब समझाएंगे। तो दो प्रकार के गोली दर्पण पढ़े, उत्तल और अवतल। तो सबसे पहले हम किसके लिए प्रूव करेंगे? अवतल दर्पण के लिए, उसके बाद उत्तल दर्पण के लिए। तो देखिए, मान लेते हैं ये M1 और M2 हमारे पास एक दर्पण है। भाई कैसा दर्पण है? ये अवतल दर्पण है, आपको दिख रहा है। इसका परावर्तक तल क्या है? दबा हुआ है। अब P, इसका ध्रुव क्या है? P है, फोकस बीच में होता है, ये क्या है? फोकस यहाँ पे, ये क्या है? F है, और ये वक्रता केंद्र क्या है? C है, आपको पता है। अब क्या है कि P से C को मिलाने वाली जो सरल रेखा होती है वो क्या होती है? मुख्य अक्ष होती है। अब मान लेते हैं C यानी कि वक्रता केंद्र और अनंत, मुख्य अक्ष की वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में एक वस्तु रखी है, जिसका नाम हमने क्या दिया है? OO डैश। इसका प्रतिबिंब हमें सबसे पहले बनाना है। तो देखिए कहाँ बन रहा है। हम जानते हैं कि इसके बिंदु O डैश से बहुत सी रेखाएं निकलेंगी। ठीक, अनंत रेखाएं अनंत किरणें निकलेंगी, रेखाएं कह रहे हैं, अनंत किरणें निकलेंगी। अब मान लेते हैं हमें 2 किरणों की आवश्यकता होती है प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो हम मान लेते हैं पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और दर्पण के बिंदु A पर गिरती है। कहाँ पे? सब लिख लीजिएगा जब आप थ्योरी लिखेंगे। कहाँ गिरती है? दर्पण के बिंदु A पर गिरती है। अब बिंदु A पर गिरने के पश्चात वो जो भी किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, वो परावर्तन के पश्चात कहाँ चली जाती है? मुख्य फोकस से, यानी कि फोकस से होकर चली जाती है। अब एक किरण की बात खत्म, दूसरी किरण बात करते हैं। मान लेते हैं दूसरी किरण जो है कहाँ से जाती है? वक्रता केंद्र जाती है और दर्पण पे अभिलंबवत आपतित होती है और बिंदु B पे गिरती है। अब जो अभिलंबवत आपतित होती है, यानी कि जो वक्रता केंद्र से जाती है किरण, वो परावर्तन के पश्चात क्या होता है? उसी मार्ग पे वापस लौट आती है। यही तो होता है, उसी मार्ग पे वापस लौट आती है। ठीक है, अब देखिए ये ऐसे गई होगी और यहां से ये क्या हुआ? ये वापस आ गई। क्लियर? अब आप देखिए इन दोनों परावर्तित, एक परावर्तित किरण ये है, एक परावर्तित किरण ये जा रही है। इन दोनों ने एक दूसरे को यहाँ पे कट किया, तो इससे हम एक लंब डाल देंगे मुख्य अक्ष पे, और ये लंब जो है यही हमारा वस्तु का क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब हो जाएगा। कैसा होगा? वास्तविक होगा और उल्टा होगा। क्लियर? अब कुछ चीजें हम लोग मान लेते हैं, हमें कैलकुलेशन करनी है। तो मान लेते हैं कि दर्पण, देखिए हमें त्रिभुज, ये त्रिभुज दिख गया, ये त्रिभुज दिख गया, ये त्रिभुज नहीं दिख रहा। तो हम मान लेते हैं बिंदु A पे जहाँ पड़ी वहां से एक लंब डाल देते हैं सीधा। ठीक है, एक लंब डाल देंगे हम लोग अगर, तो उस लंब का नाम हमने क्या रख दिया? उस लंब का नाम रख दिया बिंदु M रख दिया हमने। क्लियर? ये हमने लंब डाल दिया क्योंकि हमें त्रिभुज की आवश्यकता है। उसके बाद कुछ दूरियां मान लेते हैं। आप जानते हैं बिंदु P की F फोकस से जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। क्लियर? उसके बाद बिंदु P की वक्रता केंद्र से जो दूरी होती है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी कि उसे हम लोग कैसे लिखते हैं? कैपिटल R से लिखते हैं। फिर उसके बाद ध्रुव की वस्तु से दूरी क्या होती है? U होती है। ठीक है, याद रखिएगा ये बातें। ठीक है, ध्रुव की वस्तु से दूरी क्या लेते हैं हम लोग? स्मॉल u लेते हैं। ठीक है, ये आपने हाई स्कूल में पढ़ा भी होगा, इससे न्यूमेरिकल बहुत लगाए होंगे। और एक क्या बचा? ध्रुव की प्रतिबिंब से दूरी हम लोग क्या लेते हैं? स्मॉल v लेते हैं। यही हमसे पूछ रहा था कि UVF में संबंध। अब आप समझ गए होंगे कि U क्या है? वस्तु, दर्पण से वस्तु की दूरी। V क्या है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। और F क्या है? दर्पण से दर्पण की फोकस दूरी। क्लियर हो गई बात सभी को? ठीक है, अब लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये तो पता हो गया। अगर हम यहाँ पे, अब आप कुछ चीजें यहाँ पे लिख लेते हैं, चित्र से देख के हम लिख सकते हैं कि अगर हम आपसे पूछे कि PO का मान कितना है, तो आप कहेंगे सर U है। ठीक है, वस्तु की दूरी। लेकिन ये प्लस में लेंगे, माइनस में लेंगे। आपको पता है दर्पण से इधर सारी दूरियां हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का पालन करते हैं।
इधर सब पॉजिटिव, इधर निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, ये एक्स एक्स डैश होती है, ये वाई वाई डैश होती है, पढ़ा था ना आपने। अब देखिए ये जो बिंदु होता है इसे मूल बिंदु कहते हैं। इस मूल बिंदु को उठा के अगर हम यहाँ पे रख दें, ठीक है, अगर यहाँ पे रख दें तो यहाँ पे एक निशान ज्यामिति वाला ये बन जाएगा सिस्टम। अब इधर की दूरियां सब क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव, इधर की दूरियां क्या हो जाएंगी, निगेटिव, ऊपर की पॉजिटिव नीचे की निगेटिव, ठीक है। तो इसीलिए हमने पीओ यानी कि वस्तु की दूरी को क्या लिया है, माइनस में लिया है। क्या ले लेंगे हम लोग, माइनस में ले लेंगे। क्लियर। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग पीसी। तो पीसी का मान क्या हो जाएगा बताइए, पीसी वक्रता दी जाए तो ये आर हो जाएगा, जिसको हम लोग माइनस का आर लेंगे। क्लियर। अब क्या बचा, पीआई। तो अब पीआई यानी कि प्रतिबिंब की दूरी क्या लेंगे, माइनस का वी लेंगे। और क्या बचा, पीएफ। तो पीएफ को हम लोग क्या ले लेंगे, सॉरी पीएफ को हम लोग क्या लेंगे, माइनस का स्मॉल एफ, यही तो लेंगे ना। चलिए इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम क्या करते हैं, लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम त्रिभुज देखें, ठीक है, त्रिभुज कौन सा देखें सबसे पहले, हाँ ओ डैश, ओ और सी, ठीक है, ओ डैश, ओ सी तथा त्रिभुज ये वाला देखिए, सी आई आई डैश, सी आई आई डैश समकोणिक हैं। कैसे हैं, समकोणिक हैं या समरूप हैं, समकोणिक हैं, समकोणिक हैं। अब बात समझिएगा गौर से, देखिए ये दो रेखाएं, इनको गौर से देखिए, ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को काट रही है, और शीर्ष अभिमुख कोण क्या होते हैं, ये वाले कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। और आप देखिए एक चीज, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो जब दो कोण आपके बराबर मिल गए इन दो इसमें, तो ये वाला कोण जो बचा और ये वाला कोण बचा, ये भी तो आपस में बराबर होंगे ना। अब जब होंगे तो ये क्या हो गए, समकोणिक हो गया। और समकोणिक होने की कंडीशन ये होती है कि प्रत्येक त्रिभुज का लंब और आधार, लंब बटे आधार का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। अब हम क्या करते हैं, इनके लंब बटे आधार का अनुपात तो बराबर होता है। तो पहले अगर हम इस त्रिभुज की बात करें तो लंब कितना है त्रिभुज में, ओ डैश, आधार कितना है, सीओ मान लेते हैं, ठीक है, ये सीओ मान लेते हैं, आधार है। अब इनका अनुपात किसके बराबर होगा, इसके लंब बटे आधार के अनुपात के बराबर होगा। तो चलिए इसमें लंब क्या है, आई आई डैश, और इसमें आधार क्या है, सी आई, यही होगा ना। अब देखिए अगर ये आपको पता चल गया तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आई आई डैश नीचे ले आइए, ओ डैश के बटे में आई आई डैश बराबर ये क्या, सी ओ के बटे में सी आई। इसको क्या मान लिया हमने, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ठीक है। ये दो त्रिभुज का काम खत्म हो गया। इसी प्रकार ये त्रिभुज भी क्या दिख रहे हैं आपको, समकोणिक है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हो गया, ये देखिए ये त्रिभुज क्या है, समकोणिक है, तो यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार कौन कौन सा त्रिभुज लेना है हमको, त्रिभुज आई आई डैश एफ तथा क्या है फिर, ए एन एफ, त्रिभुज ए एन एफ भी क्या है, समकोणिक है। क्लियर, क्या है, समकोणिक हैं, ठीक। अतः इसमें भी क्या यही हो जाएगा। अब देखिए लंब बटे आधार का अनुपात बराबर होगा, तो इधर क्या हो गया, एन ए एन लंब हो गया, आधार क्या हो गया, एन एफ हो गया बराबर। और देखिए इसमें देख लीजिए आप लोग, लंब क्या हो गया, आई आई डैश, आधार क्या हो गया, आई एफ। क्या ये क्लियर होगी बात। अब हम एक बात देख रहे हैं कि जो ए एन है, ये हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है तब मिला है हमें। तो ये ए एन कहीं ना कहीं, ये अगर एक आयत मिल गई हमें, ये एक आयत मिल रही है, तो देखिए ए एन किसके बराबर होगा, ओ डैश के बराबर होगा। तो क्या ए एन की जगह हम लिख सकते हैं ओ डैश, और ये वाला आई आई डैश नीचे आएगा, क्या आ जाएगा, आई आई डैश बराबर एन एफ कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, आई एफ बचेगा। क्लियर हो गई बात सभी को। अब मुझे एक बात बताइए, ओ डैश बटे आई, इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 मान लिया। मुझे देखिए समीकरण 1 और 2 के एलएचएस क्या है, बराबर हैं, तो आरएचएस भी बराबर होंगे। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 से काम करते हैं, इसे हटा देते हैं, इसको तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, समीकरण
समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से हम लिख सकते हैं। देखिए समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, CO के बटे में CI बराबर, इसे क्या हो जाएगा, NF के बटे में PIF। मुझे एक बात बताइए, NF का कोई मतलब नहीं है क्योंकि सारी दूरियां तो P से नापी गई हैं, तो इसको हटा के PF लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, मान लेते हैं कि ये दर्पण बहुत छोटा था। अब दर्पण छोटा था तो ये जो बिंदु A है कहीं ना कहीं दर्पण के बहुत समीप होगा। जब बहुत समीप होगा तो हम मान सकते हैं जो N है P के क्या होगा, बहुत समीप होगा। तो जहां PF है वहां हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी जहां NF है वहां हम PF भी तो लिख सकते हैं भाई। A बिल्कुल P के समीप हो तो लंब दिखेगा ही नहीं हमें बिल्कुल, और ये NF NP लगभग लगेगा ही नहीं, तो हमें क्या लगेगा, जो FN जो दे रखा है, NF दे रखा है, ये कहीं ना कहीं PF होगा। क्लियर? क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि भाई हमको सारी दूरियां तो P से पता है ना। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे, हम लिख सकते हैं चूंकि A P के क्या है, माना, या ऐसे लिख लेते हैं माना, ठीक है, माना A P के समीप है। क्लियर? समीप है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए NF बराबर क्या हो जाएगा, PF हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर हम यहाँ पे रख दें तो ये क्या हो जाएगा, CO के बटे में CI बराबर NF। ठीक है, NF की जगह अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब हो जाएगा PF के बटे में क्या आ जाएगा, IF आ जाएगा। क्लियर? बस अब हमें क्या करना है, इनको देखना है, इनके मान हम कैसे निकाल सकते हैं। अब देखिए हमें चाहिए क्या, हमें CO चाहिए। बहुत गौर से बात समझिएगा, CO चाहिए, पर हमें CO का कुछ भी नहीं पता है, CO कितना लंबा है। ठीक है, इसके बारे में तो कुछ पता नहीं, लेकिन हमको ये जरूर पता है कि PO कितना है या PC कितना है। ये देखिए लिखा हुआ है, PO पता है और PC पता है। अब अगर हम इस बड़ी वाली में PO में से PC को माइनस कर दें तो यही तो बचेगा भाई। कोई रेखा है, आप समझिए, यहाँ तक की दूरी हमें कितनी पता है, मान लीजिए पूरी दूरी कितनी 9 है, यहाँ तक की 4 पता है, तो हमें, या एक काम करते हैं, यहाँ तक की 6 पता है, तो हमें ये दूरी चाहिए। क्या करेंगे, 9 में से 6 को घटा देंगे, ये मिल जाएगी 3 हमको। तो यही काम तो यहाँ पे करना है हमको। अब हमें क्या है, CO नहीं पता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, PO, मैं इसको क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे PO माइनस PC। अब CI भी नहीं पता है, तो क्या लिखेंगे, PC माइनस PI लिख सकते हैं ना, PC माइनस PI, बड़े में से छोटा घटा दीजिए, बराबर PF तो हमें पता है, कोई समस्या नहीं। IF नहीं पता है, क्या लिखेंगे, PI माइनस PF, क्या लिख देंगे, PI माइनस PF। अब यहां तक जब आ गया तो अब क्या लिखेंगे, चिन्ह, अब सबके मान देखिए हमें यहाँ पता है, तो क्या लिखेंगे, चिन्ह सहित मान रखने पर, चिन्ह सहित मान रखने पर। ठीक है, चिन्ह सहित मान रखने पर। अब मान रख दीजिए इनका, चलिए यहाँ पे रखते हैं। देखिए PO की जगह पे क्या मिलेगा, माइनस का U, फिर माइनस PCG की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस का R रखेंगे। समझ गए? नीचे आइए, देखिए PC की जगह फिर माइनस का R, माइनस PI की जगह पे माइनस का V, सब मान लिखे हुए हैं, बराबर। फिर PF की जगह पे माइनस का F, और PI की जगह पे क्या रखेंगे भाई, PI की जगह पे माइनस का V, माइनस PF की जगह पे माइनस का F। यही तो देखेंगे। चलिए अब इसे थोड़ा और सॉल्व करते हैं यहाँ पे, फिर इधर हटा लेंगे यहाँ से इसको। देखिए माइनस का U, माइनस माइनस का गुणा क्या होगा, प्लस, और R को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या 2F लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं भाई, F C का आधे पर होता है, तो यहाँ दूरी तक R होती है, तो ये दूरी F है, तो क्या R जो है वो 2F के बराबर होगी। F और F यही तो होगा, बता चुके हैं आपको, F बराबर R/2 वाले फॉर्मूले में, तो R बराबर 2F रख दिया यहाँ पे। नीचे देखिए, फिर माइनस का R है तो क्या रख देंगे, 2F रख देंगे, फिर माइनस माइनस प्लस V हो जाएगा, बराबर में क्या आ गया, माइनस का F अपॉन माइनस का V, और माइनस माइनस प्लस F हो गया। अब क्या करें, तिरछी, अब देखिए ये एक ब्रैकेट मिल गया, एक ब्रैकेट ये मिल गया, एक ब्रैकेट ये, और एक ये। अब इनको सबको तिरछी गुणा करा लेते हैं। तो सबसे पहले इसका गुणा इससे होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का U
प्लस का 2f, ठीक है। इधर देखिए माइनस का v प्लस का f। अब ये इससे गुणा करेगा तो बराबर माइनस का f, और ये वाला करेगा गुणा माइनस का 2f प्लस का v। क्लियर? बस अब कुछ नहीं बचा, गुणा कराइए। देखिए माइनस और माइनस प्लस, और u का v से गुणा कराएंगे तो क्या मिलेगा uv, फिर माइनस और प्लस माइनस u का f से गुणा कराएंगे तो क्या मिलेगा uf। हो गया f। अब प्लस और माइनस माइनस 2f और v का गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2fv, प्लस 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 2f और f का गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर, बराबर माइनस माइनस प्लस f और f मिलके 2f स्क्वायर नहीं हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा fv हो जाएगा। जरा देख के बताइए, ये प्लस 2f स्क्वायर है, ये प्लस 2 स्क्वायर है, क्या कैंसिल होएगा? नहीं होएगा, क्योंकि ये उधर अगर जाएगा तो माइनस में होएगा, माइनस प्लस वैसे भी कैंसिल होगा। अब आप देखिए और चीज में और क्या कर सकते हैं, चलिए uv को इधर ही रोक लेते हैं, बराबर ये माइनस, देखिए कुछ चीजें समझिए आप ऐसे ही, ये माइनस uf उधर जाएगा तो प्लस में uf हो जाएगा, कोई समस्या नहीं, ठीक। अब माइनस का fv है, इधर माइनस का fv है बराबर के, तो एक ये माइनस का 2fv और ये माइनस का fv, जब ये माइनस का 2fv उधर जाएगा तो प्लस का 2fv हो जाएगा। अब प्लस के 2fv में से माइनस का fv जाएगा तो क्या प्लस का fv ही बचेगा? सिंपल बात है, यही बचेगा। अब बस एक लाइन लिखनी है, देखिए क्या लिखेंगे, इसे हटा देते हैं यहां से, चलिए अब बस एक लाइन लिख ली है और आ जाएगा आपका आंसर। क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों पक्षों में, देखिए क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में u v f से क्या करने पर, भाग देने पर। अब जब ऐसा लिखेंगे तो देखिए गौर से भाई, uv के नीचे क्या आ जाएगा uvf बराबर uf के नीचे भी, तो देखिए इन दोनों के नीचे uvf आएगा, लेकिन वो अलग अलग बढ़ जाएगा, तो uv क्या लिखा होगा, नहीं, uf के नीचे क्या आ जाएगा uvf प्लस, अब क्या बचा fv के नीचे क्या आ जाएगा uvf आ जाएगा। देखिए कुछ कैंसिल होता दिख रहा है, हाँ बिल्कुल, uv से uv कैंसिल, uf से uf कैंसिल और fv से fv कैंसिल। क्या मिला हमें इधर से क्या मिला, देखिए 1/f बराबर, इधर से क्या मिला 1/v प्लस इधर से क्या मिला 1/u, और यही दर्पण सूत्र है। किसके लिए सिद्ध हो गया ये, अवतल दर्पण के लिए, ठीक है, ये सिद्ध हो गया हमारा, ठीक। तो आई होप आप समझ गए होंगे, इसको नोट करते चलिएगा साथ में। अब इसके बाद हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट हेडिंग, यानी कि अब किसके लिए देखेंगे हम लोग, उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लीजिएगा। अभी हमने अवतल दर्पण के लिए देखा, अब हम देखने जा रहे हैं उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है। देखिए मान लिया ये उत्तल दर्पण है, इसका नाम क्या है M1 M2, जैसा कि हमने अभी अवतल दर्पण में रखा, क्लियर। अब देखिए इसका ध्रुव क्या है, प्री है, वक्रता केंद्र C है, F फोकस F है, ठीक है। इसके मुख्य अक्ष के ऊपर एक बिंदु वस्तु O रखी हुई है, वस्तु हमेशा बाई साइड रखी जाती है। फिर वही बात, इससे दो किरणें चलेंगी, एक मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, जो समांतर जाती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, फोकस से। ये नियम पढ़ा चुके हैं हम सब। अब जो वक्रता केंद्र की ओर जाती है, यानी कि दर्पण पर अभिलंबत आपतित होती है, वो परावर्तन के पश्चात सीमा के वापस निकल आती है। अब ये इधर जा रही हैं, कहीं भी कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। अगर इनको वापस की ओर वापस बढ़ाएं, धीरे धीरे पीछे बढ़ाएं, तो देख रहे हैं यहाँ पे काट रहे हैं एक दूसरे को, यहीं पे काटती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक। अब इन दोनों किरणों को देखो तो यहीं से आती हुई लग रही होंगी, तो यही बिंदु आई डैश, इस बिंदु वस्तु ओ का ओ डैश का क्या है, प्रतिबिंब। कैसा, आभासी सीधा है। चलिए ठीक है, वो कैसा था, वास्तविक उल्टा, ये आभासी सीधा है। अब इसमें वही बात, P से U की दूरी वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब नॉर्मल बात हम लिख लेते हैं, यहाँ पे U हो जाएगी, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। P से प्रतिबिंब की दूरी V, फोकस दूरी F और वक्रता केंद्र की दूरी R, क्लियर। अब आप देखिए सिर्फ U माइनस में है, बाकी सब क्या ले जाएंगी, प्लस में ले जाएंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ भी दो त्रिभुज बन रहे हैं, पहला त्रिभुज आप देख सकते हैं कौन सा है, देखिए त्रिभुज, काम करते हैं, इसे लिखते हैं त्रिभुज O डैश O C तथा
त्रिभुज कौन सा बन रहा है, अच्छा ये यहाँ पे आपतित होती है बिंदु ए पे, ये बी पर आपतित होती है, यहाँ से हमको एक लंब भी तो बनाना पड़ेगा, ये लंब ए एन हो जाएगा, ठीक है। तो दो त्रिभुज मिल गए, एक ओ डैश ओ सी, और एक देखिए दिख रहा है आई डैश आई और एफ, ठीक है, ये दिख रहा है, नहीं, ये त्रिभुज समकोणिक हैं, नहीं ये वाला दिख रहा है, देखिए आई डैश आई और सी, ठीक। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, ओ डैश ओ सी तथा आई डैश आई सी क्या है, समकोणिक हैं, अतः फिर से इनके लंब और आधार का अनुपात समान होगा ना, तो क्या कह सकते, लंब यानी कि ओ डैश अपॉन आधार ओ सी, गौर से देखिए ओ सी। फिर इधर छोटे वाले त्रिभुज में देख लीजिए लंब क्या है, आई डैश बटे क्या हो जाएगा, आई सी हो जाएगा, समझ रहे होंगे आप धीरे धीरे। तो फिर चेंज कर लेते हैं, ओ डैश के नीचे क्या ले आते हैं, आई डैश बराबर ये क्या चला रहेगा, ओ सी बटे में आई सी, क्लियर। इक्वेशन कौन सी हो गई, फर्स्ट हो गई। इसी प्रकार, ठीक है, क्या लिखेंगे, सिमिलरली यानी कि इसी प्रकार त्रिभुज, अब कौन सा दिख रहा है, अब प्रतिबिंब वाला देखिए, एक त्रिभुज आई डैश आई एफ और ए एन एफ, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए एन एफ तथा आई डैश या आई डैश आई एफ क्या है, भी समकोणिक हैं, कैसे हैं, समकोणिक हैं, इसलिए देखिए इनके साथ भी यही होगा, सबसे पहले लंब आधार यानी कि ए एन के बटे में क्या हो जाएगा, एन एफ हो जाएगा बराबर, फिर आई डैश के बटे में क्या आ जाएगा, आई एफ हो जाएगा, यही होगा ना, क्लियर। अब देखिए फिर से हम क्या करते हैं, ए एन की जगह क्या लिख सकते हैं, ए एन की जगह पे ओ डैश भी तो लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक आयत टाइप का बन रहा है, क्या लिखिए, वर्ग बन रहा है, आयत बन रहा है चाहे वर्ग बन रहा है, आमने सामने के बराबर तो होंगी, क्लियर। तो एन की जगह लिख देंगे ओ डैश, ये आई डैश नीचे आ जाएगा। अच्छा एन एफ की जगह फिर से हम क्या ले लेंगे, पी एफ, क्योंकि मान लेते हैं बिंदु ए क्या है, पी के बहुत समीप है, तो हम सिंपली क्या ले सकते हैं, पी एफ ले सकते हैं। वहाँ पे आप एक लाइन बढ़ा दीजिएगा, जैसे हमने पिछली बार जो अभी अवतल पढ़ा उसमें बढ़ाई कि माना बिंदु ए बिंदु पी के बहुत समीप है, अतः एन एफ बराबर पी एफ। तो एन एफ की जगह पे हमने क्या ले लिया, पी एफ ले लिया, क्लियर। अब नीचे और क्या आई एफ है, तो आई एफ को ऐसे लिखने दे देते हैं। अब आता है काम कि इसमें कैसे हम लोग इसके मान निकालेंगे। तो देखिए ओ डैश, अच्छा हाँ एक और चीज, अभी कैसे निकालेंगे इसको, मानिए समीकरण 2, 1 और 2 देखिए एलएचएस बराबर, तो आरएचएस बराबर, तो क्या करेंगे 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से लिख देते हैं यहाँ पे। अब देखिए क्या हो जाएगा, ओ सी के बटे में आई सी बराबर, इधर क्या हो जाएगा पी एफ के बटे में एफ है ना ये, ठीक है, पी एफ के बटे में आई एफ हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ओ सी तो पता नहीं भाई, ओ सी पूरी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यू और आर को जोड़ना पड़ेगा, मतलब हम कह सकते हैं पी ओ प्लस पी सी। अब यही करना पड़ेगा ना, वहां क्या था पी ओ माइनस पी सी था, यहाँ क्या हो जाएगा पी ओ प्लस पी सी। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए ओ सी की जगह क्या लिख सकते हैं, पी ओ प्लस पी सी बट्टे, हाँ भाई आई सी को तो नहीं लिख सकते, आई सी को तो हमें क्या पी सी और माइनस पी आई ही लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे पी सी माइनस पी आई बराबर, पी एफ पता ही है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख दीजिए। हाँ भाई एफ आई का मतलब क्या हो जाएगा, पी एफ माइनस पी आई, यही होगा ना, पी एफ माइनस पी आई। अब चिन्ह सहित मान रखने पर मान रख दीजिए, पी ओ कितना रखेंगे तो माइनस यू रहेगा, प्लस पी सी आर रखेंगे ना तो आर ले लिया, उसके बाद फिर पी सी नीचे है तो फिर आर ले लिया, फिर माइनस पी आई क्या लेंगे भाई, वी लेंगे, और वी प्लस कर लेंगे तो प्लस का ही हो गया, वी माइनस तो पहले से लगा था। इधर देखिए पी एफ का मतलब फोकस दूरी एफ यानी कि प्लस में लेंगे क्योंकि इधर है, फिर पी एफ फिर से फोकस दूरी प्लस में माइनस पी आई का मतलब फिर से वी, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2f लिख सकते हैं, फिर से हमें ब्रैकेट मिल गए 4, मिले नहीं मिले, अब क्या करें गुणा करा दे तिरछी, चलिए कराते हैं। तो माइनस का u प्लस का 2f किससे गुणा करेगा, f माइनस वी से करेगा। इधर देखिए बराबर f किससे गुणा करेगा, r की जगह 6, यहाँ पे भी तो 2f लिखना पड़ेगा, 2f तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 2f माइनस वी। अब क्या करना है, माइनस माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा uf हो जाएगा, फिर
प्लस 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 और 2f और f मिलके क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस 2fv और 2fv हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बराबर इधर देखिए ये कितना है 2f है, ये क्या हो जाएगा f स्क्वायर, तो 2f स्क्वायर हो जाएगा माइनस fv हो जाएगा। फिर से देखिए 2f स्क्वायर प्लस का 2f स्क्वायर प्लस का कैंसिल हो गया। अब गौर से समझिए बात को। अच्छा कुछ चीज रह गई है यहाँ पे, हाँ कुछ तो रह गया है। देखिए uf फिर u, हाँ ये देखिए माइनस और माइनस प्लस, तो इसको हटाते हैं यहाँ से, ये बचा लिख देते हैं माइनस 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 प्लस uv, कहाँ लिखा वो भी तो नहीं लिखा, वो लिखना जरूरी था, बराबर। अब इसको लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर माइनस fv, ठीक है माइनस fv। अब कैंसिल कर सकते हैं, क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, देखिए 2f स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे खाली भी लिख दिया है, देख लो गलती कितनी हो रही है हमसे, uv रहेगा। हाँ अब देखिए माइनस 2fv उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो इधर हमारे पास क्या बचा हुआ है, ये बचा हुआ है uf, ठीक, और क्या बचा हुआ है प्लस का uv बराबर ये fv उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस का 2fv और माइनस का fv, क्या प्लस वाला fv ही बचेगा, यही बचेगा ना। अब ये माइनस वाला भी उधर भेज दे तो क्या बचा, uv इधर बचा, इधर क्या बचा fv, और ये माइनस वाला उधर चला गया तो प्लस का uf बचा। क्लियर। अब क्या करेंगे, फिर वही लाइन लिखेंगे, uv से दोनों पक्षों में भाग करने पर, जब भाग करेंगे तो देखिए uv के बटे में uvf बराबर fv के बटे में uvf प्लस फिर uf के बटे में uvf, कट गया सब, क्या uv से uv, fv से fv, uf से uf, क्या बचा 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, प्लस है तो uv इधर उधर कर दे, कोई समस्या नहीं। तो ये हमें दर्पण सूत्र फिर से प्राप्त हो गया। अब आप देख रहे हैं उत्तल हो चाहे अवतल हो, हम सेम दर्पण सूत्र लगाएंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। क्लियर। माइनस प्लस भी आप समझ गए होंगे, किसको माइनस लिया जाता है, किसको प्लस लिया जाता है। अब एक हेडिंग और है, इसको ऐसे ही समझ लीजिए आप लोग। देखिए हेडिंग का नाम है दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन, ठीक है, दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन, ठीक। इसको उठाते हैं यहां से, समझ गए होंगे, जैसे जैसे हम बता रहे थे, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा वहां पे। अब देखिए प्रतिबिंब की लंबाई को हम लोग मान लेते हैं I, वस्तु की लंबाई को मान लेते हैं हम लोग सिर्फ O, यानी कि ये लंबाई कितनी मान ली हमने O, ये लंबाई कितनी मान ली I। तो प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन दर्पण द्वारा कहते हैं। तो यानी कि m बराबर क्या होता है I/O। इसका एक और फॉर्मूला होता है, प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है v और वस्तु की दूरी क्या होती है u, तो u लिख लिया और साथ में एक माइनस आ जाता है। तो ये फॉर्मूला होता है दर्पण का रेखीय आवर्धन। जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो सिंपली आप I/O बराबर माइनस का v/u लिख सकते हैं। खाली आवर्धन पूछा जा रहा है, इसमें से कुछ दिया हो तो आप, मतलब ये बराबर में है, इसमें से जो आपसे पूछा जा रहा है वो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। मान आपको चिन्ह सहित रखने होंगे, मतलब u का मान, I का मान, O का मान, कैसे ऊपर नीचे कैसी वस्तु दी है। देखिए वस्तु ऊपर रखी हुई है, सीधी रखी हुई है तो प्लस में होगी, और प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो I प्लस में होगा, लेकिन प्रतिबिंब उल्टा बन गया तब I क्या होगा, माइनस में होगा। तो ये जैसा पूछा जाए वैसा आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। फॉर्मूला ये होता है m=I/O = माइनस का v/u। तो ये दर्पण और प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश से रिलेटेड जितने भी मतलब दर्पणों के बारे में था वो सब कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।